पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th का हिस्ट्री का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जियोग्राफी भूगोल का मॉडल पेपर को करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही और कुछ वीडियो लाऊं, जैसे ही अदर सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप सभी के पास वो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कल जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया था कि क्या है नहीं है, टाइमिंग यहाँ सभी चीज़ें को अच्छे से डिस्कस कर दिया है, अच्छे से मेंशन कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर समय जो है टाइमिंग आपका 1 घंटा है ना। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को कल ही बता दिया हूँ, है ना। फिलहाल हम लोग जो है सो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया। चलिए दोस्तों, अब बताइए इसमें कौन सा होगा, है ना। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा 1 यानी कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ओके, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। समाजशास्त्र, इतिहास, है ना, मानव शास्त्र या फिर भूगोल। तो क्या होगा, 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इतिहास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है ना। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपका सूर्य है। ठीक है, सूर्य थोड़ा सा बढ़िया बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये आपका सूर्य है। चलिए मैं आपको सूर्य बना दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ की जो डिस्टेंस है ना, उसको आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता है ना कि पृथ्वी व सूर्य की दूरी कितनी है। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14,95,98,000। ठीक है, इतनी यहाँ पर दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है जी, चलिए देखते हैं, है ना। पहला आपका ऑप्शन है सौर पवन, दूसरा है गैस उत्सर्जन, तीसरा विभेदन या फिर चौथा प्रकाश संश्लेषण। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विभेदन। ओके, विभेदन जो है वो वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है ना। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है, तो चलिए देखते हैं कितनी गहरी है। तो 5 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 से 4 किलोमीटर जो है सो गहरी है दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है ना। तो क्यों होता है जी, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया है ना, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है सो ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। स्थल मंडल की गहराई व मोटाई कितनी होती है वो सभी आप सभी को बताना है। तो 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर जो है ना वो स्थल मंडल की मोटाई व गहराई होती है, 200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंगें क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है जी, 8वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि प्राथमिक तरंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ऐसे ही हम लोग समझते जाएंगे, है ना, पढ़ते जाएंगे और एग्जाम को जो है सो अच्छे से एकदम फोड़ के रख देना है ना। एकदम अच्छा से एग्जाम देना है सभी को, एकदम टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। 9 का आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए, है ना। रिक्टर स्केल से आप क्या मापा जाता है। तो मैं आप सभी को बताया था ना कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। तो थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा पूछ दिया है। ठीक है, कि रिक्टर स्केल से किसे मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। ठीक है, 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपका रिक्टर स्केल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वां महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया था। तो ये किया था जी, 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने जो है 1912 में, है ना, विस्थापन सिद्धांत का प्रस्तावित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है। टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है, तो चलिए समझते हैं इसको। टिलाइट जो है ना वो आपका 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान जो है वो टिलाइट चट्टान है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है कि सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि हैरी हेस, है ना? हेरा फेरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? हैरी हेस, ठीक है। चलिए, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हैरी हेस, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा है कि पोलर फ्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन। ओके, पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है पोलर फ्लेइंग, ठीक। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? चलिए बताइए भैया, कौन सा हो जाएगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? चार ऑप्शन है आपके पास, है ना? जिसमें से आपका राइट आंसर है सी, यानी कि पटल विरूपणी। ओके, 14 का सी। चलिए, ऐसे ही हम लोग समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, है ना? 15 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर, यानी कि चूना पत्थर प्रदेश। चूना पत्थर प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर ऊंची जाते रहोगे, अगर ऊंचे क्षेत्रों में, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो क्या होता है? देखते हैं ना कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में दिक्कत, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होता है। तो कितने ऊंचाई के बाद जो है ना, आपकी जो ऑक्सीजन की जो लेवल है वो घट जाती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 किलोमीटर, ठीक है। 120 किलोमीटर जब ऊंचाई में आप चल जाओगे ना, तो उसके बाद जो है ना, आपका जो है ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। इसलिए जो है सो पहाड़ों पे नहीं चढ़ना चाहिए, ऊंचाई पे तो एकदम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, है ना? घूमने फिरने अलग बात है, लेकिन उतनी ऊंचाई पे मत जाना चाहिए कि एकदम पूरा जो है सो पूरा ऑक्सीजन लो हो जाए और एकदम वहीं बेहोश होकर गिर जाओगे, ठीक है। तो इस जो ऑक्सीजन 120 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हो, तो जो है सो प्रॉब्लम करता है ऑक्सीजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो कि कब पड़ती है जी? तो 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है जी? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 19वां, कि समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 1013.25 मिली बार, ठीक है। पहले ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? 1000, है ना, 13.25 मिली बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 20वां क्वेश्चन, कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, उसको ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं भैया? चलिए देखते हैं। तो 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विली विलीज। वही बोले ना, वही लिखा है, विली विलीज, ठीक है ना, वही है, विली विलेज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंचा पहाड़, है ना, ऊंचे ऊंचे बादल, ठीक है। तो पहला है पछाब मेघ, दूसरा है वर्षा मेघ, तीसरा है स्तरी मेघ, और चौथा है कपासी मेघ। तो क्या हो जाएगा? तो 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि पछाब मेघ। ओके, पछाब मेघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? चलिए, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान जो होता है वो होता है ना, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, वही है ना, हाँ। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है, किसे व्यक्त किया जा सकता है? तो 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुभाविक। क्या हो जाएगा जी? अनुभाविक। ओके, अगला है कि सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? सामान्यतः जो खुले महासागर है उसकी लवणता कितनी होती है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33 से 37% जो है वो खुले महासागर की जो है वो लवणता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो बताइए, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर हो जाएगा? हिंद महासागर, है ना, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए जी। हाँ, 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्कटिक महासागर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? मंडी नहीं, फंडी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। फंडी, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? चलिए देखते हैं। पहला आपका यहाँ पर है कनाडा,
है ना? पहला ऑप्शन कनाडा, दूसरा यूएसए यूनाइटेड स्टेट और आपका तीसरा है अलास्का और चौथा है कैलिफोर्निया। तो क्या हो जाएगा? तो 26 का होगा ऑप्शन नंबर ये होगा यानी कि कनाडा। ठीक है, याद रखिएगा जो फंडी है ना, मंडी से याद रखिएगा फंडी। ओके, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो वो है कनाडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, है ना। पृथ्वी पर अपसोर की घटना कब होती है जी? तो कब होता है? तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? मैंने बहुत बार बताया क्लास में, है ना, कि मानव जो आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है, तो वो है आपका, है ना, होमोसेपियन। है ना, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, इस पे बहुत सारा डिस्कस हुआ है ना। होमोसेपियंस आनुवांशिक रूप के प्रजाति से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण इनकी वास्तविक दूरी कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण, है ना। जो भारत का उत्तर, उत्तर में उधर जम्मू कश्मीर और इधर दक्षिण, दक्षिणी भारत मतलब इधर कन्याकुमारी है ना, उधर पूरा, तो वहाँ से कितना किलोमीटर की दूरी पर है? तो आप सभी को बताए थे 3214 किलोमीटर। ठीक है, 29 का बी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताइए कि पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है, पूरब से पश्चिम की दूरी, है ना। आप सभी कमेंट करके एकदम बताइए। चलिए, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? कितनी है जो पृथ्वी की लगभग आयु है? इसके बाद जो है सो पृथ्वी समाप्त होने की संभावना है। ठीक है, तो वो आप सभी को पता है कि 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 46 करोड़। 46 करोड़ जो है सो पृथ्वी की आयु बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 1000 से 2000 मीटर। 1000 से 2000 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो वो करता है जी 11 डिग्री चैनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 31 का, सॉरी सॉरी 32 का ये, हाँ सही है, 32 का ये यानी कि 11 डिग्री चैनल। ठीक है, यही आपका जो है सो अंडमान और निकोबार को जल क्षेत्र को अलग करता है। ठीक, 32 का ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 33वां क्वेश्चन। क्या है? 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? ठीक है, संगम स्थल मतलब कि जो जहाँ पर दो नदियाँ आपस में संगम होता है, जुड़ता हो, उसे संगम स्थल कहते हैं, राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी के संगम स्थल है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवप्रयाग, है ना। देवप्रयाग में जो है सो अलकनंदा और भागीरथी का संगम जगह है। ठीक है, मिला हुआ है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है जी? किस कारण होती है? तो वो होती है 34 का ये नंबर यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी जी मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो किस प्रांत में स्थित है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड। हम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं ना, नंदा देवी जी मंडल नीचे किस निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन है कि वन वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो वो होना चाहिए जी 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 33%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का क्या अर्थ होता है? हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि सुनामी आ गया, है ना, बाहर एकदम सब लोग ट्रेन पकड़ के घर आ रहा है। ठीक है, सुनामी का अर्थ होता है जी 37 का सी यानी कि अंत सागरीय भूकंप। ठीक है, अंत सागरीय भूकंप होता है। ठीक है, सुनामी का अर्थ होता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है ना। माधुरी नदी द्वीप स्थित है, तो वो हो जाएगा 38 का बी नंबर यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में जो है ना, माजुली नदी के द्वीप स्थित है। अगला है कि भारत के किस राज्य में आर्म वर्षा होती है? तो किस राज्य में होती है जी? तो वो होती है 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल और तटीय कर्नाटक में। केरल और तटीय कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, स्वर्णरेखा, तीस्ता, कोसी या फिर दामोदर। तो क्या होगा? आप सभी को बताना होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का शोक कहा जाता है जी? स्वर्णरेखा, तीस्ता, कोसी, तो वो कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ लोग शौक हो जाते हैं, जैसे ही नदी जाता है ना, बहुत सारे एकदम तबाह कर देता है, शौक हो जाना। ठीक है, तो ये था आपका जो है सो ज्योग्राफी का मॉडल पेपर, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है सो बहुत दिन से वेट कर रहे थे, है ना, झारखंड बोर्ड का भी जो है निकाला है, और आप लोग के पास अभी थोड़ा टाइम तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कुछ दिन टाइम बचा है। 10th क्लास का तो
कल ही एग्ज़ाम देना है, कल ही से स्टार्ट है। आप सभी लगे रहिए, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है? ताकि जैसे ही और सब्जेक्ट मैं वीडियो लाऊँ, तो सभी के पास जाए और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ख़्याल, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।